आज हम आपको बारह मासा जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ है, थोड़ा इसके विषय में बता रहे हैं। हम इसके विषय में पहले भी आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ भाग शेष है, उसके विषय में बताते हैं। तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जो हमारे एक यहाँ पर जायसी नाम से हैं और इनका जो जन्म है 1442 में हुआ। वे उत्तर प्रदेश में अमेठी के निकट जायस नाम का स्थान है, उस जायस नाम के स्थान पर रहने वाले और जायस के रहने वाले थे, इसीलिए उनका नाम विशेष रूप से जायसी पड़ा। जायस के रहने वाले उन्हें जायसी कहने लगे, उनका नाम जायसी पड़ गया। तो शरीर से बताते हैं वो बहुत अधिक सुंदर नहीं थे, कुरूप थे। सुंदर नहीं, कुरूप थे। और यही कारण था कि उन्हें देखने वाले देख करके पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह इतनी पसंद की गई कि उन पर उनकी काव्य रचनाओं की प्रसिद्धि चारों ओर छा गई। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि उनकी कुरूपता जो है वो बहुत अधिक थी। उनका जो चेहरा था वह उस पूरे चेहरे पर दाग थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वह शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए। तो फिर शेरशाह सूरी के दरबार में जब गए तो सुल्तान उनकी जो क्रूरता थी उस पर हंस पड़ा। क्रूर तो थे ही, तो वह उस पर हंसा। और इस प्रकार से कवि ने उस समय कहा, मुझ पर क्या हंसते, उस बनाने वाले पर हंसो। शेरशाह सूरी ने लज्जित होकर के अक्षमा मांगी। जायसी ने अपने काव्य में सैयद अशरफ और शेख बुरहान को गुरुओं के रूप में याद किया। और इस प्रकार से इनके विषय में बताया जाता है। तो हम यहाँ पर इनका जो काव्य है, इस काव्य के विषय में विचार करते हैं। और यहाँ पर ये तो हम आपको बता ही चुके थे कि पद्मा जो है, ये जो पाठ है पद्मावत के 12 मासा पाठ का एक अंश दिया गया है। यहाँ पद्मावत एक ग्रंथ है, महाकाव्य है, इस जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। तो उसके विषय में ही बताया जाता है कि उसका 12 मासा एक खंड है और उस 12 मासा खंड के अंतर्गत ये बताया गया है। तो इसमें हम आपको 12 मासा अर्थात यहाँ पर मास 12 मासों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग एक जैसे ये ऋतु है, इस ऋतु में यहाँ पर ठंड अर्थात सर्दी की ऋतु में
किस प्रकार से यहाँ पर ये केवल इसमें यदि देखा जाए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि विरह वर्णन किया गया है, 12 मासा है और इसमें एक नागमती, नायिका नागमती के विरह का वेदना वर्णन है, विरह वर्णन है। और फाल्गुन महीना, अगहन महीना, पौष महीना, माघ महीना, फाल्गुन महीना, इन महीनों में नायिका की जो विरह दशा है, उस विरह दशा का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। पहले पद में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भांवरे तथा काग के जो समक्ष हैं उनकी स्थितियों का यहाँ पर वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। इसी प्रकार से दूसरे पद के विषय में हमने आपको बताया था कि विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत के जो उस प्रकार का जो शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का जो सुंदर वर्णन है, उस सुंदर वर्णन के विषय में यहाँ पर बताया गया। तो चकई और कोकिला, चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई, अर्थात शंख में क्या प्रतीत होता है, जैसे ये शंख जो है सूखा हुआ सा हो, हड्डी जैसा, हड्डी हड्डी, तो इसी प्रकार से जिसमें मांस न हो, तो शंख के समान बताया गया है। तीसरे पद में ऐसे ही माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती जो है, वह नागमती की विरह दशा का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया। तो वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी एक विरह ताप को बढ़ा रहा है कि वहाँ पर इस प्रकार वर्षा हो रही है, वर्षा के बाद पवन के झरोके दिखाई दे रहे हैं, पवन धीरे धीरे बह रही है। तो इसी प्रकार के पवन के धीरे धीरे बहने से जो विरह ताप बढ़ता है वो यहाँ पर बताया गया है। अब हम आपको इस प्रकार से 3 जो हैं वह बता चुके हैं। एक चौथा पद जो है, अब चौथे पद के विषय में आपको बताते हैं कि फागुन का महीना है, उस महीने में चलने वाली जो पवन है वह झकोरे शीत को चोगना बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि जो फाल्गुन के महीने में हवा चलती है, हवा के झरोके झकोरे जो आते हैं वह विरहाग्नि को चोगना बढ़ा देती है, 4 गुना कर देती है, अर्थात विरह की स्थिति उसमें विरह ताप और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से सभी यहाँ पर फाग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, परंतु नायिका जो है वह नायक के वियोग में तप्त हो रही है, तप रही है। तो इसी प्रकार से नायिका का जो वियोग है, नायिका विरह का जो ताप है, वह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है, तो बहुत दुखी है, बेचैन है। तो इसी प्रकार यहाँ पर संतप्त हो रही है, यही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इसके विषय में ही बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कौन सा पद। तो पद में फागुन पवन झकौरई बहा, चौगन सीऊ जाई किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरहन रहई पवन होई झोरा, तरिवर झरई झरई बन ढाखा, भई अनपत्त फूल फर शाखा,
करिन्न बना फति किन्न हुलासु, मोह कहें भा जग दून उदासु, फाग करही सब चाँचरी जोरी, मोही जिए लाई दीन निजसी होरी, जौं पई पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोष न आवा, राति हूँ देवस यहीं मन मोरे, लागऊँ कंत छार जेहूँ तौरे, यह तन जारूं छार कहीं कहूँ कि पवन उड़ाऊ, मकु तेही मारग होई परऊ, कंत धरई जह पाऊ। तो यहाँ पर एक विरह वर्णन के अंतर्गत यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रस्तुत पद है, इस पद में हमारी जो पाठ्य पुस्तक अंतरा है उसके भाग 2 में संकलित 12 मासा पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रेमाख्यान धारा के, प्रेम का आख्यान रूपी धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन से कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके कवि कौन हुए? मलिक मोहम्मद जायसी। इस अंश में फागुन माह में नायिका की दशा का विशेष रूप से चित्रण किया गया है कि नायिका जो हैं उनकी विरहाग्नि का केवल यहाँ पर चित्रण किया गया, वर्णन किया गया है। उसके विषय में बताते हैं कि विरह व्यथा से व्याकुल अपनी दयनीय दशा के बारे में नायिका कहती है। नायिका अपनी विरह अग्नि अर्थात विरह दशा के विषय में, दयनीय दशा के विषय में कहती है कि फागुन महीने में पवन का जो तेज झोंका है वो बहने लगता है, बहने लगा है। और अब जो हैं चौगुना शीत नहीं सहा जाता, 4 गुना शीत बढ़ गया है, सर्दी बढ़ गई है, ताप बढ़ गया है, इसलिए हम इसे वहन करने के लायक नहीं हैं। अर्थात वियोग स्थिति को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, विरहाग्नि को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि विरहाग्नि में जलती हुई नायिका जो है यह अपने श्रम को बता रही है कि मेरा शरीर जो है वो पीला पड़ गया, मेरा शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है। अर्थात मेरी जो कांति है वह कांति, मैं कांतिहीन हो चुकी हूँ। विरह रूपी पवन इसे लगातार झकझोर रहा है। ऐसे में यह जीर्ण शीर्ण सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये किसी भी प्रकार से टूटा फूटा जैसा तैसा भी शरीर है, ये कांतिहीन शरीर है, ये कांतिहीन शरीर जो है ये ठीक दशा में नहीं रह पाएगा। तो इसी प्रकार से अब तो मृत्यु निश्चित सी लग रही है। वन में पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा रहे हैं, ढाक के वृक्ष पत्ते गिरा चुके हैं। ये बताते हैं कि ढाक का जो पेड़ होता है उस पर विशेष रूप से पत्ते जो हैं वो इस समय गिर जाते हैं और वह एक कंकाल के रूप में दिखाई देता है। तो वही कहते हैं कि यहाँ पर उनकी शाखाएं पत्ते रहित हो, फल फूल हीन हो जाती हैं। कुछ वनस्पतियों में नए कौपल फूट जाते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे मैं अपने हृदय का उल्लास प्रकट कर रही हूँ। और परंतु क्या होता है, रत्नसेन के बिना मुझे ये संसार दूना उदास लगने लगा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं हर प्रकार से
उदास प्रतीत होती हूँ और उदास रह कर ही मैं यहाँ पर दिखाई देती हूँ। फागुन में सब जो हैं वो नर नारी परस्पर जोड़ियाँ बनाकर के एक दूसरे को रंग में भिगोकर होली का आनंद उठाते हैं, परंतु मेरे शरीर में विरह की होली जल रही है। यदि मेरे प्रिय रत्नसेन को मेरा यूं ही जलना मरना अच्छा लगता है तो इस तरह विरहाग्नि में जलते मरते हुए भी तनिक भी गुस्सा नहीं आएगा, अर्थात मैं सहर्ष मरने को तैयार हूँ। मेरे मन में अब तो रात दिन यही लगा हुआ है कि स्वामी यदि मैं जलकर राख बन जाऊं तो भी तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। तो इसी प्रकार से नागमती यहाँ कह रही हैं कि हे नाथ, मेरी तो इच्छा यही है कि मैं वीराग्नि में यह शरीर जला लूं और पवन से कहूं कि इस राख को उड़ाकर ले जाए। बस अब मेरी अंतिम इच्छा इस प्रकार की है। इस तरह में शायद उस मार्ग पर जा गिरूं जहां आपके चरण पड़ रहे हैं या पड़ेंगे। भाव यहाँ पर यह निकलता है कि मैं राख बनकर भी आपके चरणों का स्पर्श चाहती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने अपने भावों को, अपनी स्थिति को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जो पई पिए ही जरत अस भावा और जरत मरत मोही रोष न आवा और राती हूँ देवस यहीं मन मोरे लागों कंत छाड़ जे हूँ तौरे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो पई पियरी यह तन जारूं छार के कहूँ कि पवन उड़ाऊं और मकू ते ही मारग होई परऊं कंत धरी जह पाऊं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषता यदि हम देखें, विशेषता के विषय में कवि ने फागुन में नायिका की विरह दशा को बताया। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर अवधी भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इसमें ये विशेषताएं हुई कि कवि ने फाल्गुन में नायिका की विरह का वर्णन करना, दशा का वर्णन करना, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होना, अवधी भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति होना, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण प्रस्तुत होना, ये इसकी विशेषताएं हैं। और यदि हम एक काव्य सौंदर्य के आधार पर देखें तो इस काव्य सौंदर्य के आधार पर भाव सौंदर्य के विषय में जानें तो फागुन महीने में नागमती की विरह विदग्धता जो है, विरहाग्नि जो है, वो मर्म स्पर्शी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार नागमती जो हैं अपने प्रिय रत्नसेन का नज़दीकी चाहती हैं, सानिध्य पाना चाहती हैं और आत्म बलिदान करने को भी हर प्रकार से तत्पर हैं। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर एक भाव है, इसलिए हम इसको भाव सौंदर्यता के विषय में जानते हैं। यदि हम देखें शिल्प सौंदर्य के विषय में रस छंद अलंकार आदि आदि कि इसमें किस प्रकार से कवि ने, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है, यदि हम उस विषय में विचार करें तो देखिए अवधी भाषा का स्वाभाविक यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
जो भी अवधी भाषा है उसका प्रयोग है। और भाषा जो है भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। जो अवधी भाषा है उस भाषा में भाव को अभिव्यक्त करने में वो पूर्ण रूप से समर्थ माने जाते हैं। वह पूर्ण रूप से समर्थ हैं और हम हर प्रकार से इसमें पूर्णता प्रकट करते हैं। यही मैं भी इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। और एक तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि अवधी भाषा का भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है, वो हर प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो काव्य रचना कड़वक छंद में है, चौपाई दोहा जैसा ही है। तो आगे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस घनीभूत माना जाता है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय मानी जाती है। झरई झरई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तन जस पियर पात भा मोरा में उपमा अलंकार है। और अन्य विरहन रही पवन रूपक अलंकार है। करिन्न बना फति किन्न हुलासु में मानवीकरण अलंकार है। मोहि जिए लाई दीन जसी होरी में उत्प्रेक्षा तथा जगह जगह अतिशोक्ति अलंकार है। तो अभिधा शब्द शक्ति से कथन में सहजता और सजीवता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार से यह आपका अंतिम पद हुआ और इसके बाद और आगे बताएंगे, फिर बताएंगे।